ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 15। पहले 14 था, अब 15 हो गया। बेसिकली ये कहता है कंडीशन रिक्विसाइट फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, इसके बारे में बातचीत करता है। तो क्या शर्तें हैं कार्यवाही शुरू होने के लिए? तो दो बातें हैं। पहला कि या तो मामला में न्यायालय संज्ञान लेगा। क्या लेगा? कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है ना, कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, तो अब यहां पर इसको देखते हैं पहले आपका चैप्टर 15 जो है किसके बारे में बातचीत करता है? कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। ठीक है ना, प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो भैया कौन कौन से शर्तें हैं? तो बेसिकली दो शर्तें बोलता है, दो तरीके से आप कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। एक कहता है संज्ञान लेकर के, जिसको बोलते हैं कॉग्निजेंस, और दूसरा तरीका है कि परिवाद पेश होकर के। वो लोग सब संज्ञान के अंदर भी तो पढ़ेंगे परिवाद, फिर ये दूसरी कहानी क्या है समझना। देखो, सामान्य व्यक्ति के साथ अपराध हुआ, जनरली क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर होगा। अब पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो परिवाद के माध्यम से भी अपन जा सकते हैं, प्रोसेस अपन ने पढ़ा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में परिवाद ही होता है, नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? परिवाद होता है। तो जो परिवाद पेश किया जाता है उसकी प्रोसेस क्या है कि परिवाद कौन पेश कर सकता है कौन नहीं। तो देखा जाए तो ये जो आपका कॉग्निजेंस के अंतर्गत तीन तरीके से जो संज्ञान लेती है, तो परिवाद जो शब्द है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है कि जैसे अब जैसे मान लो कि कोई लोक सेवक है, उसके विरुद्ध अपराध हुआ है तो कैसे परिवाद पेश करेंगे, लोक सेवक के द्वारा अपराध हुआ है तो कैसे कंप्लेंट पेश करेंगे, इन सभी बातों के बारे में, है ना। कोई महिला है ना, विवाह संबंधी अपराध हुआ है, ऑफेंस रिलेटेड मैरिज, वहां पे कौन, जिसके साथ अपराध हुआ है यदि वो नहीं पेश कर पा रही तो कौन पेश करेगा। कोई महिला के साथ क्रुएल्टी हुई है, अब यदि वो थाने जा सकते, ठीक है, नहीं जा रही कंडीशन में है तो उसकी जगह कौन जा सकता है। डेफेमेशन हुआ है, मानहानि हुआ है, तो किस प्रकार से परिवाद पेश होगा, इसके बारे में थोड़ी सी प्रोसेस जो है तो आपकी इधर बताई गई है। तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है ना। सेक्शंस की बातचीत करते हैं तो संज्ञान किन किन धाराओं में होगा, तो 210 से लेकर के 214 तक की धाराएं बेसिकली प्रोविजंस करती हैं कि कॉग्निजेंस किस प्रकार से हुआ, क्या संबंधित प्रावधान है। और आपका 215 से लेकर के आपका 219, हाँ नहीं सॉरी 222, 215 से लेकर के 222 तक में बेसिकली परिवाद के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से जो है तो कंप्लेंट वगैरह पेश करने की टर्म कंडीशंस वगैरह वहां पे बताई गई हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया। तो यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है, व्हाट इज कॉग्निजेंस, संज्ञान क्या होता है, संज्ञान क्या होता है। हा? किसी भी अपराध को न्यायिक ज्ञान में लेना संज्ञान होता है। न्यायिक ज्ञान से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज जुडिशियल नॉलेज। न्यायिक ज्ञान लेने का मतलब क्या होता है, क्यों उसको न्यायिक ज्ञान में बोलते हैं। देखो एक चीज समझना,
न्यायिक ज्ञान का बेसिकली, जुडिशियल नॉलेज का बेसिकली मतलब होता है कि अब ये जो मामला है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में चला गया है, और जब कोई मामला जुडिशियल प्रोसीडिंग में चला गया है तो उसका कंक्लूजन मस्ट कंपलसरी हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम क्या है बताओ, पढ़ा है तुम लोग को? एसके सिन्हा वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड अदर्स, ठीक है ना? केस का नाम क्या है? एसके सिन्हा वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड अदर्स, है ना? एसके सिन्हा वर्सेस वीडियोकॉन अदर्स, 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस को, ये जो संज्ञान शब्द है, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ये संज्ञान शब्द को प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, तो यहां पे इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि ठीक है, संज्ञान का बेसिकली मतलब होता है कि टू टेक जुडिशियल नॉलेज ऑफ एनी केस, दैट इज कॉग्निजेंस। किसी मामले को न्यायिक ज्ञान में लिया, वो संज्ञान हो गया। लेकिन इसको न्यायिक ज्ञान में लेना ही क्यों बोलते? तो ये फिर उसका जवाब दिया कि क्योंकि बिकॉज आफ्टर कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस मस्ट कंपल्सरी टू कंक्लूड ऑफ दैट केस। क्योंकि किसी भी मामले में संज्ञान लेने के बाद न्यायालय के लिए ये कंपल्सरी हो जाता है कि उस मामले को कंक्लूड करे, यानी उसको निर्णय, उसमें फाइनल जजमेंट तक मामले को ले जाए। बिकॉज ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इट इज कंपल्सरी फॉर, ठीक है ना, द कोर्ट टू ट्राई, मतलब उसमें ट्रायल भी है, मतलब आफ्टर ट्रायल कंक्लूड इट। तो उसको ट्रायल के बाद जो है तो क्या करे, कंक्लूड करे, उसका निष्कर्ष निकाले, यानी उसको फाइनली, उसको अंतिम उसके निर्णय तक ले जाए। और एक चीज और कहा, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि संज्ञान किसका होता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेंस जो है इज ऑलवेज डन ऑफ ऑफेंस नॉट ऑफेंडर। तो संज्ञान हमेशा किसका होता है? अपराध का होता है, अपराधी का नहीं। संज्ञान हमेशा किसका होता है? अपराध का होता है, अपराधी का नहीं। कॉग्निजेंस जो है तो अपराध का होता है, ठीक है ना? क्योंकि अब अच्छा, ऐसा क्यों ऐसा बोला? क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारी, एक जगह सीआरपीसी में प्रोसेस लिखी है कि ड्यूरिंग द ट्रायल यदि किसी न्यायालय को लगता है कि अरे यार इस मामले में तो तीन ऑफेंड, मतलब तीन एक्यूज हैं, लेकिन चौथा भी एक्यूज हो सकता है। अब यदि संज्ञान किसका होता? अपराधी का होता, तो फिर वो तकलीफ होती। तो वहां पर ड्यूरिंग द ट्रायल यदि लगता है कि चौथा व्यक्ति भी जुड़ सकता है एज ए एक्यूज, तो जोड़ सकती है। प्रोसेस बताई है, पढ़ेंगे अपन। इसलिए बोला गया है कि कॉग्निजेंस अपराध का होता है, अपराधी का नहीं, ठीक है ना? तो ऑफेंस, अब वो बाद में यदि मान लो ये ड्यूरिंग द ट्रायल निकल के आता है कि कोई और एक्यूज जुड़ सकता है, तो जुड़ सकता है, बात खत्म। तो ये प्रमुख बातें इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। तो कॉग्निजेंस को यदि अपन एक शब्द में पढ़ सके तो बेसिकली एक शब्द में इसका मतलब होता है बी अवेयर। क्या होता है? बी अवेयर। हिंदी में बोलेंगे अवगत होना, पता चलना, बी अवेयर ऑफ एनी केस। तो यहां पे न्यायालय क्या होता है? अवेयर होता है किसी केस के संबंध में, तो ये कहलाता है कॉग्निजेंस, संज्ञान, ठीक है ना? क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई? संज्ञान, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। अब यहां पर कॉग्निजेंस के संबंध में जो बातचीत है ना, तो हम केवल पढ़ेंगे। अब एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। कॉग्निजेंस, संज्ञान,
तो संज्ञान यहां पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा, पहला यहां पे ध्यान रखिएगा, कब तक संज्ञान लिया जाएगा, हाउ लॉन्ग विल कॉग्निजेंस बी टेकन, हाउ लॉन्ग विल कॉग्निजेंस बी टेकन, कितने समय के अंदर संज्ञान लिया जाएगा। है? अपराध हुआ है, कब तक संज्ञान ले सकती है न्यायालय, कभी भी ले सकती है, ऐसा है क्या, कोई ड्यूरेशन, हैव एनी ड्यूरेशन, अरे इस सेक्शन में नहीं मिलेगा पर इस बैरेक्ट में जरूर मिलेगा। हाँ जी बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, हैं? सी कुछ बादाम वादाम खाओ, पीयूष को भी पढ़ाया है मैंने, पीयूष को भी पता है, वर्षा को भी पता है, सीआरपीसी तुमने भी पढ़ी है ना, तुमको भी पता होना चाहिए, पर नहीं पता है हमें क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया, आपने ही पढ़ी है। आओ चैप्टर 38 सेक्शन 514 खोलो और बोलोगे अरे सर हमें तो ये पता था। 514 सेक्शन 514, ठीक है ना, 514 याद आ गया। अब लकी बोलेगी अरे सर याद आ गया ठीक है ना। ये कब तक लिया जाएगा, हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो, उसका हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ तो संज्ञान, तो बेसिकली अब यहाँ पर सेक्शन कौन सा है आपका 514, 514 धारा में ये चीज बोला गया है। तो वहां पे क्या बोला है कि कोई भी अपराध है उसके लिए पनिशमेंट क्या है, जुर्माना, किसी अपराध के लिए पनिशमेंट क्या है, केवल जुर्माना। तो उसके लिए संज्ञान का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, जुर्माना है तो विद इन 6 मंथ। कोई भी ऑफेंस है जिसके लिए 1 वर्ष तक, यानी कि जो सजा है 1 ईयर, ठीक है ना, 1 वर्ष तक कारावास, तो 1 ईयर्स 1 वर्ष है ना, जिसे किसी मामले में 2 महीने कारावास है, 5 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष। कोई मामला है जो 1 वर्ष से अधिक है लेकिन 3 वर्ष तक है, तक कारावास, वहां पर कितना है 3 ईयर, ठीक है ना। और इसके बाद का जो मामला है उसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है, तो जुर्माना है तो 6 मंथ, 1 वर्ष तक है 1 ईयर, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक है 3 ईयर के अंदर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। और 3 वर्ष के ऊपर का मामला है उसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है। कब आपकी सीआरपीसी की 468 थी और इसकी हो गई है 514। तो यहां पर साफ तौर पर बताया गया है ड्यूरेशन टू टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने की अवधि। तो ये हमने देख लिया। तो ये पहला पॉइंट, संज्ञान कब तक लिया जाएगा, है ना, एक एक पॉइंट समझ में ना, दिमाग में सब चीज हो जाएगा। तो संज्ञान कब तक लिया जाएगा, एक कहानी क्लियर हो गई, एक कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं भैया दूसरी कहानी पे, ठीक है, संज्ञान कब तक लिया जाएगा। दूसरा, हु विल टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान कौन लेगा, कौन लेगा संज्ञान, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बाय सीजीएम। तो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संज्ञान लेगा या सीजीएम द्वारा एम्पावर्ड, है ना, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय सीजीएम। तो सीजीएम ने यदि सेकंड क्लास को एम्पावर्ड पावर दिया है, ये लो पावर, तो वो यहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकता है। तो इन जनरल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही संज्ञान लेता है, लेकिन यदि सेकंड क्लास एम्पावर्ड है तो उसको भी संज्ञान लेने की पावर यहाँ पर मिलती है। तो ये दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखना, क्योंकि अब मैं ये आ गया हूं आपका सेक्शन 210 में।
तो ये 210 में बेसिकली हु टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान कौन लेगा, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, हु टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस सेक्शन 210। तो ये चीज। अगला यहाँ पे प्रश्न निकल के आता है कि कैसे, हाउ विल कॉग्निजेंस इज टेक, या हाउ विल टेक कॉग्निजेंस, तो संज्ञान लेने का तरीका, या ऐसे भी लिख सकते हो मैनर, ठीक है ना, टेकिंग कॉग्निजेंस, तो संज्ञान लेने का तरीका। तो यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं, ठीक है ना, 3 तरीके। 210 क्लॉज 1 का जो है तो ए में क्या बताया गया है, बाय कंप्लेंट, तो ये परिवाद पेश करता है। 210 क्लॉज 1 का बी, यहाँ पर देखो लिखा है पुलिस रिपोर्ट, और 210 का क्लॉज 1 का जो है तो सी, ये बताया गया है इंफॉर्मेशन। अब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन, तो एक शब्द में अपन सूचना या स्वयं की जानकारी पर, तो आप ऐसे लिख सकते हो सूचना, इंफॉर्मेशन, या स्वयं की जानकारी पर, ठीक है। तो सूचना या स्वयं की जानकारी पर, तो सूचना ले लिया या स्वयं की जानकारी पर, टू टेक कॉग्निजेंस, यहाँ पर आप संज्ञान, मतलब संज्ञान यहाँ पर लिया जा सकता है। अब यहाँ पर समझिएगा अच्छी तरीके से कि परिवाद पर कैसे मामले का संज्ञान लिया जा सकता है। क्या परिवाद केवल असंज्ञेय मामले में होता है? केवल असंज्ञेय मामलों में नहीं, ध्यान रखना, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल दोनों प्रकार के मामलों में। भाई देखो वही चीज है ना कि यदि मान लो कि संज्ञेय अपराध है, भाई संज्ञेय अपराध है तो भैया सीधा सा पुलिस वाले क्या कहते, मतलब क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध एफआईआर होगा। पर हमने पढ़ा है ना कि मान लो पुलिस वाले जो है तो एफआईआर नहीं लिखे, एसपी साहब के पास गया, उन्होंने भगा दिया, तो फिर आपने पढ़ा है कौन सी सेक्शन है, अभी नहीं हो गई है, 175 है ना, 175, 173, 174, 175 है। 175 क्लॉज 3 में हम मजिस्ट्रेट के पास आवेदन लगाएंगे, साहब मामले में बोलो कि, लेकिन वहां पर भी नहीं ले रहा है, मान लो वहां पर भी मजिस्ट्रेट ने सुन रहा है, तो पर आप कंप्लेंट लगा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट भी देखता है कि ये तो संज्ञेय अपराध है, तो फिर वहां पे कार्रवाई। तो कहने का मतलब कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट दोनों में। लेकिन पुलिस रिपोर्ट, ध्यान रखना कि पुलिस रिपोर्ट हमेशा जो है तो कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराधों में ही जो है तो पुलिस रिपोर्ट बनती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन यदि पुलिस वाला पाता है कि मामला नॉन कॉग्निजेबल है तो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा है, वो कंप्लेंट बनाएगा, मतलब वो परिवाद बनाएगा और फिर वो कंप्लेंट कहलाएगा। ये कहाँ परिवाद की डेफिनेशन कहाँ है, 2G में, तो 2G में जो कंप्लेंट की परिभाषा उसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। सूचना या स्वयं की जानकारी पर, तो यहाँ पर कॉग्निजेंस या नॉन कॉग्निजेंस दोनों प्रकार के मामलों पर ये चीज काम कर सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो सूचना या स्वयं की जानकारी दोनों पर जो है तो ये सेक्शंस यहाँ पे काम करेगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, क्लियरिटी के साथ चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो